तो जैसे जैसे मैं इंडिया घूम रहा था तो मुझे लगा कि अभी भी बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में जो कि अलग अलग तरीकों से सोल्व होनी चाहिए। मैटर आपके दोस्त का ही रिव्यू करते हैं। आप अपने दोस्तों को फ़ोन करके पूछते हो कि भाई बताइए कि कहाँ पे खाना अच्छा मिलेगा, कि भाई बताइए कहाँ पे घूमने जाऊँ। फिर थोड़ा सा रिसर्च किया, पता चला एक थ्योरी है 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन। Of course, who doesn't know about 6 degree of separation? आप 50 लोगों को जानते हो, वो 50 लोग और 50 लोगों को भी जानते होंगे। अगर आप 50 लोगों को जानते हो और वो और 50 लोगों को जानते हैं तो 50 × 50 2500 और वो 2500 लोग और 50 लोगों को आगे जानते हैं। ये मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। हाँ तो ऐसे आप 6 बार 50 को मल्टीप्लाई कर लो। तू कर। जैसे होता है ना कि आई नो अ गाय हु नोज अ गाय हु नोज अ गाय हु नोज अ गाय। कर तो वहीं से ही आइडिया आया बताइयो का। हमारा काम है 2 लोगों को मिलवाना उनके नेटवर्क के थ्रू। 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन से इजीली सोल्व हो सकती है। उसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया। एज ए सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर करना है और आप अपनी सर्विस सेलेक्ट कर सकते हो। जब तक कोई आपको रिकमेंड नहीं करता है एटलीस्ट एक बंदा, तब तक आप किसी के नेटवर्क में नहीं जुड़ो। ऐसा एक तो ये जो एप्स है, बाकी सारी जो एप्स है वो बहुत स्पेशलाइज्ड एप्स है और हमारी जनरलाइज्ड ऐप है। एक सिंगल सुपर ऐप नहीं है हर सोल्यूशन के लिए। हमारा ये एम था कि डिजिटल इंक्लूजन इंडिया के हर उस बंदे तक ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हो पाए जिसके पास सिर्फ फोन नंबर भी है। आपको चाहे कुक ढूंढना है, आपको चाहे मेड ढूंढना है, आपको चाहे मेहंदी वाला ढूंढना है, आपको चाहे जॉब ढूंढनी है, आपको ग्रूम ढूंढना है, ब्राइड ढूंढनी है। और हमारी ऐप का जो कोर है वो ट्रस्ट है। हम चाहते हैं कि इस ऐप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू लोग दूर हो रहे हैं वो वापस आए थ्रू द ट्रस्ट। इसमें लोग एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं और उसके थ्रू वो अपनी बॉन्डिंग इंक्रीज करते हैं। आपका ही नेटवर्क है, हमने बस आपको हेल्प किया है कनेक्ट कराने के लिए। तो आप जो भी सर्विस लोगे ऐप पे उसमें हम कोई कमीशन नहीं लेंगे। तो बताइयो। बहुत ही जल्दी ये ऐप हम लॉन्च करेंगे, शायद इस पॉडकास्ट के साथ ही कर देंगे। हेलो गाइस, नमस्ते। चल रहा है दिवाली का सीजन, वो आप मेरी आंखों में भी देख सकते हैं। इट्स बिन अ वेरी नाइस पार्टिंग फेस्टिवल सीजन। हम आ चुके हैं दिल्ली में। एयर क्वालिटी इंडेक्स है 500+। अब आपको लग रहा होगा कि क्यों कर रहे हैं हम ये सब। उसका बहुत बड़ा रीज़न है। जो लोग मुझे जानते हैं, आई एम एड्रेसिंग द माइनॉरिटी। मैं अभी करता हूँ उससे पहले इंजीनियर था। यस, थैंक यू, आपका सॉरी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और उस टाइम पे मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्त बनाए जिन्हें देख के लग रहा था ये कहीं नहीं पहुँचेंगे। बट उनमें से कुछ लोग इतनी दूर चले गए हैं कि उनसे बात करने के लिए यूएस कॉल मिलाना पड़ता है। पर एक है वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड जिसके साथ मैं इंजीनियरिंग के पोस्ट इंजीनियरिंग जर्नी, जब हमने इन्फोसिस में काम किया, मैं मिला। नाउ ही इज़ द CEO ऑफ द कंपनी। और अब आपको लग रहा होगा कि मैं इसी दोस्त के लिए इतना सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसकी शादी मिस कर दी थी। मैं पहुँच नहीं पाया था एंड आई हैव टू मेक इट अप फॉर इट। तो दिस इज माई मोमेंट, वंस इट फॉर ऑल, टू क्लोज दैट स्टेटमेंट कि दोस्त ना कहें बहुत बड़ा आदमी हो गया ना तू। तो गाइज वेलकम जितेंद्र भूटानी, राइट? जोनू फ्लॉयड। कभी नहीं बोला तेरे को, किसने बुलाया जितेंद्र कभी भी? अब बुलाने लग गए लोग, कोई धार्मिक बुलाने लग गया तो। वो तो क्योंकि तो वो सेठ वाली चीज है। तूने बोला बुला साले मुझे मैं बॉस में बुला। तो पहले तो क्या कर रहे हैं हम ये? ऐसे बैठ के तुम्हें मेकअप भी लगाया मैंने देखा है। क्या कुछ है क्या? कॉन्शियस तो नहीं हो रहा, अपन नॉर्मली बात करने वाले हैं। तो पहले तो आईपी का ही करते हैं यार। क्यों कर लिया हमने आईपी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई? बीटेक। आईपी क्या था? मतलब अगर तू जब बीटेक की तैयारी कर रहा होगा, IIT या ट्रिपल, तो क्या वो टॉप 20 में भी था कि यहाँ से पढ़ाई करेंगे? ऐसा था, AIEEE और IIT में तो हुआ नहीं, ठीक है। हाँ, सेम। फिर लास्ट में बचा आईपी। हाँ, आईपी के पेपर में मुझे याद है कि मेरे को मैथ्स अच्छे से आता था, वो मैंने पूरा क्रैक कर दिया। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं तुक्के मार के आया था, पूरा पेपर क्लीन कर दिया। मैंने कहा यहाँ होना तो है नहीं। फिर रैंक अच्छी आ गई। मुझे लगा फिर यहाँ नेगेटिव मार्किंग सही से चेक नहीं होती है। मैं ना IIT ट्रिपल की जो इनके क्लियर होते हैं ना, उनकी स्टोरी ऐसी होती है कि भाई बहुत ही सही पेपर गया था तब भी नहीं हुआ। आईपी में होता है कि भाई मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी और 100 में रैंक आ गई। ये और है यार आईपी यूनिवर्सिटी। देखो, मेरी ना थियरी है कि जैसे क्रिकेट में भी ना कुछ टेस्ट मैच खेलने वाली टीमें होती है और कुछ ऐसे हांगकांग, युगांडा, पपुआ न्यू गिनिया। तो इंडिया में IIT NIT बिट्स को हटा दो ना, तो सारी कॉलेजेस ही पपुआ न्यू गिनिया है। हमारे कॉलेज से किसी की प्लेसमेंट अच्छी थॉट वर्क वॉटवर्क आती थी ना, 6-7 लाख रुपए देती थी यार। अडोबी कभी देती थी 5-8 लाख रुपए। तो उसे अपसेट बोलते थे कि भाई ये तो अपसेट कर दिए, कैसे जॉब लग गई।
इन्फोसिस तेरे टॉप लिस्ट में कितना था कि इन्फोसिस जाके काम करूंगा? कभी तूने बचपन में सपना लिया था ऐसा? नहीं, इन्फोसिस में भी ऐसा हुआ था कि हॉस्टल के 30-35 लोग थे, सबने एक साथ इन्फोसिस का दिया और 35 की हो गई, और उसमें से लग रहा था बस मेरा ही नहीं होएगा क्योंकि इंग्लिश नहीं आती थी। हाँ। ठीक है, वोकैबुलरी तो बिल्कुल ही पुअर थी। उन्होंने ये बात सुनते ही कहा कि वेलकम अबोर्ड। तो पेपर के बाद मेरे को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मैं तो सोच रहा था आराम से, पर पता चला मेरा भी इंटरव्यू के लिए हो गया और फिर देखा तो अगले दिन इंटरव्यू था तो सबका हो ही गया, 30-35 सबका है। ये मैंने कहा तो सिर्फ ये GTIT में हमारा जो कॉल था शायद 235 बच्चे एलिजिबल थे और नेट प्लेसमेंट शो किया 238। 3 बच्चों को उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम बैक बाद में क्लियर कर लेना। 60% चाहिए होती थी ना बैक क्यों, बैक बाद में क्लियर कर लेना। तो कैसा, तू कितना रेट करता है डिसीजन को कि इन्फोसिस जाना वाज इट अ गुड डिसीजन? Infosys was not a good decision, but Infosys Mysore was a very good decision. क्योंकि मतलब तुम हॉस्टल लाइफ में रह रहे हो, हाँ। तुमने सीधा ही 30 लाख का पैकेज ले लिया है पर डेकेड। मतलब 10 और ये ट्रू भी है यार। हम कितने 2.5 लाख रुपए में लगे होंगे कितने शुरू में? हाँ, उससे भी कम, 15,000 रुपए दे देते 15 ट्रेनिंग में तो 15,000 ही थे, प्लस कमरा दे दिया था। हाँ। एक कमरा और 15,000 रुपए। हाँ, फिर ऐसा लगा कि हाँ कुछ तो हो रहा है। अब पढ़ाई कर लेनी चाहिए। और वहाँ पे इन्फोसिस में मतलब जब गए थे, हम पढ़ने गए थे, वो हमें 11th के टॉपिक से शुरू किया था उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ये तो मान के आए थे कि जिस कॉलेज से हमने बच्चे उठाए हैं, हाँ। इन्हें सी भी नहीं आती होगी। लिटरली वो क्या कानेतकर की किताब आती थी, कौन सी, लेटस सी, हाँ। उसके भी ऊप कॉन्सेप्ट से नहीं, ऊप प्लस में होता था, ऊप कॉन्सेप्ट से शुरू कराया था। तो तेरे को क्या लगता है तूने कोडिंग इन्फोसिस पे ही सीखी आगे? इन्फोसिस से पहले थोड़ी बहुत तो आती थी। हेलो वर्ल्ड वो क्या होता था, वो पिरामिड बनाते थे, वो प्रिंट करके उससे उतनी या और भी कुछ सीख लिया था तूने अकेले टाइम में? वो तो मैक्सिमम पीक होता था, अगर वो कर दिया था तुम लेजेंड हो। उसमें भी कुछ चीजें इंक्रीमेंट हो रही है, नाम लिख दिया अपना, जोनू फ्लॉयड आ गया अगर उसमें। और ये कॉलेज एंड की बात है, कॉलेज एंड पे इतनी कोडिंग आती थी। हाँ, कॉलेज एंड तक इतनी ही आती थी। कॉलेज पिरामिड, हाँ, कॉलेज में तो पढ़ाते तो है ही नहीं कुछ, खुद से ही करना होता है, तो खुद से तो कभी किया नहीं। तो फिर इन्फोसिस में ही जब ऐसे लगा कि हाँ अब ये पैसा दे रहे हैं पढ़ने का, तो पढ़ लेते हैं। तो बता, क्या इन्फोसिस में कैसे सीखा? कैसे इन्फोसिस में तो लग रहा है कि वहाँ टीचर अच्छे थे, टीचर ढंग से पढ़ाते थे? क्योंकि मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, जोनू मेरी क्लास में था और मैंने इन्फोसिस एज अ टॉप परफॉर्मर क्लियर किया है, क्योंकि जोनू ने इन्फोसिस एज अ टॉप परफॉर्मर क्लियर किया, मेरे आगे बैठता था। तो तेरे को क्या लगता है, वहाँ टीचर बढ़िया थे या वहाँ पे भी तो खुद पढ़ने का टाइम मिल गया था? तो पढ़ने का तो टाइम पता नहीं मिला था या नहीं मिला था, बट शुरू से ही, बचपन से ही ये कंप्यूटर का शौक था, तो जो भी कंप्यूटर में होता था वो समझ आ जाता था। तो गेम्स। हाँ, गेम्स। तो एक बहुत फनी स्टोरी बताता हूँ कि क्या हुआ था। 98 विंडोज़ 98 की उस टाइम की बात है। तो पापा कंप्यूटर लेके आए थे, तो अब पापा कंप्यूटर लेके आ गए, उसमें गेम तो है नहीं, अब हम क्या करें इसका, अब इसमें एक्सेल थोड़ी चलानी है, कब तक माइंड स्वीपर खेलेंगे। हाँ, उस टाइम पता नहीं होता था, लेकिन हिडन फोल्डर्स तब भी होते थे। हाँ, लेकिन हमें पता थोड़ी होता था कि हिडन फोल्डर्स हैं। और MS DOS वो कमांड प्रॉम्प्ट सीखा था नया, तो उसमें एक कमांड होती है CD, चेंज डायरेक्टरी। तो ऐसे ही CD स्पेस गेम्स मार के एंटर मार दिया, वो गेम्स के फोल्डर में पहुंच गया। वो जो अलादीन पड़ी होती है। हाँ, मैंने कहा ये तो C ड्राइव में तो है नहीं, ये पहुंच कैसे गया, डेव वगैरह। हाँ, तो उस दिन से ऐसा लगा कि हाँ कंप्यूटर में कुछ करो मजा तो आता है। कुछ तो अलग है, समथिंग इज डिफरेंट। तो बस फिर क्या बोलते हैं, जब कोडिंग करने बैठे इन्फोसिस में, तो वो भी कर दी, फिर निकाल दी। नहीं तो उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट आता था क्या, कि मतलब तू कोडिंग को लेके बता दे, कोडिंग में तूने इतना मचाया है, तू वहाँ पे, मतलब मचाने से मेरा मतलब हम सबको पास कराए। तो जोनू अकेले कर लेता था, जिसके लिए हमें 6 लोगों की चीटिंग की टीम लगती थी, जोनू वो चीज़ें अकेले कर लेता था। तो जेन्युइनली तेरे को मजा आता है कि तू जीरो से कुछ बना रहा है, कुछ नहीं है, क्योंकि बनाना तो वहाँ क्या ही होता था, जितना मैक्सिमम सीखा था इन्फोसिस में भी, .NET में थे हम साथ, कि जो बैक एंड का डेटाबेस है उसे फ्रंट एंड से कनेक्ट कर दो, उसका एक लंबा सा कोड सीखते थे। इससे तो उन्होंने भी कुछ नहीं सिखाया था वहाँ पे। तो उसमें तेरे को क्या इंटरेस्ट क्या आता था कि क्या क्या कर रहा हूँ मैं बैठ के, क्या बना रहा हूँ?
रश है, मुझे ऐसा लगता है कोडिंग एक रश है कि आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है, आपने लिखा उसी टाइम चलाया वो चल गया जीरो कंपाइलेशन एरर है अगर हाँ एक रश है, इंस्टेंट मिलता है, हाँ तो ऐसा लगता है कि कुछ अचीव किया है, जैसे गेम्स में होता है राइट, कि किया कुछ हुआ उसी टाइम पता चल गया। स्टैंड अप भी ऐसी है, हाँ चुटकुला मारा नहीं, लाफ्टर उसमें नहीं आया पता चल गया गलत है। तो लिखना तो पड़ता है उसके लिए। हाँ तो कोड तो ऐसे कह रहा है जैसे कोड तो लिखना ही पड़ता है यार। नहीं ठीक है तो इन्फोसिस में घुसे अपन, इन्फोसिस में हम एक्चुअली ढंग से मिले थे, ऑल तो पहले टकराए वकराए होंगे, अग्रेसन वगैरह सेंटर वेंटर इधर उधर पढ़ते रहते होंगे, मेरे को लगता है मिले शायद इन्फोसिस में ही थे। इन्फोसिस में ही मिले थे हाँ प्रॉपरली हाँ। इन्फोसिस का जो एनवायरनमेंट था, जो मैसूर है, पहले मैं इसका ही बता दूं, इन्फोसिस मैसूर ये अलग ही, मतलब अगर आप कभी हॉस्टल में भी नहीं रहे ना तो इट्स अ ब्यूटीफुल पेड वेकेशन, जहाँ पे पार्टियाँ होती रहती हैं, काम भी होता है जो उन्होंने किया है, तो वहाँ पार्टियाँ होती रहती है, हर कितने 4-4 हफ्ते बाद तो कोई डीजे आता था, हर महीने शायद आई थिंक एक डीजे रहता था। और अपने सीईओ उस टाइम में विशाल सिक्का थे, जो मेरे को तो मॉन्यूमेंटल ये चीज, तेरे को ये याद है ना कि हमने कोडिंग सीखी थी, मेरे को रश मिला था कोड करने, मेरे को याद है कि विशाल सिक्का हेलीकॉप्टर पे आया था, याद है, और सब कह रहे थे कि साले इसके पैसे हैं, हमारे अप्रेजल के पैसे नहीं है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल जगह है इन्फोसिस में, मतलब मैं सिर्फ ऐसे बैश नहीं कर रहा, वहाँ पे इतनी साफ सफाई है, जैसे यूएस में तुम रहने जाओ, बाहरी कंट्री में रहने जाओ, उन्हें पहले ही पता है कि हमारे एम्प्लॉय सिर्फ H1 वीजा के लिए आ रहे हैं तो उन्हें पहले यूएस के लिए रेडी कर दे। याद है जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे होते तो सीटियां मारने लग जाते थे कि अपना आईडी कार्ड दो पैसे काट लेंगे, एक एक पत्थर को सर से धो रहे होते थे। तो और जो सबसे बड़ी चीज थी, वहाँ पैन इंडिया के बच्चे आ रखे थे। तू आया क्या, तेरा वो क्या है लोकल होम टाउन कौन सा है? हरियाणा में है, हिसार के पास। क्या बताना? हाँसी में, हाँसी से तो आया दिल्ली पढ़ने, वहां पे तो गया है मैसूर, और सडनली तेरे ग्रुप में असम के लोग भी हैं। तेरे को पता था कि उड़ीसा एग्जिस्ट भी करता है? तो ये नहीं पता मैसूर एग्जिस्ट करता है। तो ये पंजाबी हरियाणवी लोग मसूरी बोलते थे कि मसूर आए हैं, मसूर, मैसूर बोलने में टाइम लगा वो। तो तेरा कैसा एक्सपीरियंस था कि एकदम ही छोटे टाउन से, और ज्यादा से ज्यादा पंजाबी देख लिए, सरदार देख लिए, थोड़े बहुत जाट देख लिए, उसके बाद वहां पे सीधा ओडिया लोग हैं, मल्लू लोग हैं। पहले तो तेरे को पता चला हो कि साउथ में 4 अलग जगह हैं कि एक तेलुगु अलग होते हैं, तमिल अलग होते हैं, कन्नड़ी अलग होते हैं। तो ये एक्सपोजर कैसा रहा तेरे लिए कि इतनी छोटी एकदम बबल से सडनली पूरे इंडिया की जनता वहां पे? आई थिंक मेनली तो मुंबई वाले मिले थे, मुंबई वालों से काफी दोस्ती हुई थी, पर क्योंकि सब अपने ग्रुप के थे, एक ही सबका सरफेस लेवल सेम था। सब वही पप्पुआ न्यू गिनी जैसे कॉलेजेस से आए थे। तो फिर बॉन्डिंग अच्छी हो गई, फिर ऐसे लगा कि हाँ मुंबई के लोग भी अच्छे हैं, तो रह जा सकता है वहाँ पे। अच्छा, दिल्ली में लगता था कि सारे बेकार है, तो दिल्ली वाले सही है। तो सडनली इतनी सारी, जैसे अभी वो भी था कि वहाँ पे जो हमें रूम भी दिए थे मैसूर में, रैंडमली दे रखे थे कि तेरे आसपास कौन होगा तो पता नहीं, तेरे फ्लोर पे कुछ नहीं होगा, तो अब मैं पड़ोसी से टूथपेस्ट मांगने जब जाओगे तो तुम्हें आइडिया नहीं है कि वहाँ पे कौन बंदा निकल सकता है। तो उससे क्या हुआ, एक्सपोजर वाइज फर्क पड़ा कुछ? हाँ, उससे ये हुआ कि क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 30-35 लोग हम दोस्त थे, और सबको अलग अलग जगह उन्होंने रुकवाया हुआ था, कोई भी आसपास नहीं था, तो सबके दोस्त बने, तो ग्रुप बहुत बड़ा हो गया एकदम से, सोशल लाइफ एकदम से काफ़ी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर गई। तो अलग अलग कल्चर पता चले कि अलग अलग लोग हैं, कैसे वो रहते हैं, कहाँ से वो आए हैं, पर्सनली कनेक्ट हुए सबसे, पता चला कि उनके शेड्यूल क्या है, हमारे शेड्यूल क्या है। फिर धीरे धीरे समझ आया कि कोर वैल्यूज तो सबकी सेम ही है, राइट, सब जुड़े तो हैं एक दूसरे के साथ, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, मेजर डिफरेंस नहीं है। बट सबसे अच्छी बात ये थी कि क्योंकि रूम्स ऐसे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे कि सब मल्टी कल्चरल तुम रह पा रहे थे, तो अलग अलग कल्चर्स के बारे में बहुत नॉलेज मिली। रूम से आया तो एक तो मैसूर कैंपस में भाई तारीफें भी करनी चाहिए यार, व्हेन इट्स ड्यू। रिजॉर्ट था यार वो, बहुत सही। अपने पास स्विमिंग पूल का एरिया था जहाँ पे जाके चिल कर, स्क्वॉश खेला यार हमने वहाँ। मैं आगे जमुना पार्क लड़के स्क्वॉश खेल रहे हैं, मैंने कहा बच्चों ने बैडमिंटन भी टूटी गट्स वाले रैकेटों से खेला हुआ है वहाँ जाके। या तो तूने भी लिया था ना स्क्वॉश के रैकेट? तो खरीदे उसका, लॉन टेनिस के कोर्ट थे वहाँ पे सिर्फ कल्चर के साथ साथ नई चीजें में हमें फोर्स करके सिखाया गया
कि भाई सब लोगों ने ले लिया रैकेट, अब तो सीखो स्क्वॉश। मेरे को रूल्स स्क्वॉश के सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि मैं इन्फोसिस गया हूँ। हाँ। तो मेरे को लगता है कि तूने कोडिंग सीख ली वहाँ पे, मेरे लिए व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, मेरे लिए उसके लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर था कि एटलीस्ट पता चलता ना आसपास के इंडियन लोगों को जो हमारे जैसे ही हैं, हमारे वहाँ से आए हैं, उनको इन कोर्ट्स में देख के कैसा लगता है कि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको भी मजा तो उनको भी उसी में आता है कि स्विमिंग पूल में बैठ के बस ऐसे पानी उड़ाते रहो। किसी को इंटरेस्ट तो नहीं था, बट सब शौक में सीखना चाहते थे, दे वांटेड टू ग्रो, इवॉल्व करना चाहते थे। तो इन्फोसिस मैसूर में हम रहे कितना, 6 महीना, 4 या 5 महीने के आसपास रहे। 4-5 महीना। वाह, तेरा टाइम जल्दी निकल गया। इतना 4-5 महीने होंगे आई थिंक। उसके बाद हम आ गए किधर, पुणे आ गए। पुणे फाइनली उन्होंने भाई हैवी इंक्रीमेंट दिया और हमारी सैलरी 6,000 रुपये बढ़ा दी पर मंथ। और हमें टॉप परफॉर्मर के पैसे मिले थे कितने, तो 90,000 रुपये मिले थे। हाँ, 25,000 मिला था। हाँ। मुझे 15 मिला होगा फिर। इतना कुछ बोनस मिला था। और पुणे में, हाँ पुणे में हमने फिर एक साथ रहना शुरू किया था, सारे अपने खुद के खर्चे पे। तो वो एक तो सबसे बड़ा शौक वही था, क्योंकि इन्फोसिस में अपने वो कमरे हुआ करते थे। बताना कमरे का, बताना जो वहाँ पे भाई रूम सर्विस मिलती थी वहाँ पे। हॉस्पिटैलिटी तो अलग ही थी। ऑफिस से पहला दिन क्या हुआ, गए काम पूरा रूम गंदा करने की तो आदत है ही हॉस्टल से, तो रूम गंदा करके गए, वापस आए तो पूरा रूम साफ। तो ऐसे कैसे भाई, पहले तो ये लोगों ने चोरी हो गई। हाँ मैं तो पैसे नहीं दे रहा इसके एक्स्ट्रा। नहीं, सफाई तो अलग लेवल की होती थी यार। वो तुमने गंदे बंदे अपनी चड्डियाँ वड्डियाँ फेंक रखी है ना, वो बेचारे भैया आके वो भी तय लगा के रख देते कि इसको तो तमीज, शायद ये सीख जाए। हाँ। वो रोज ऐसे सफाई करते थे कि ये कमीना एक दिन तो सीख जाएगा। एक शर्म आनी चाहिए इसे, मैं इतनी बढ़िया से सफाई करके जाऊंगा। एसी नहीं चलते थे, बट एसी नहीं चलते थे, लगे हुए थे मेरे तो चलते थे भाई। वो शायद देख लेते होंगे कि कोडिंग में कौन सही है। उसी को रात को ठीक से नींद आनी चाहिए। पुणे बता फिर, पुणे कैसे डिफरेंट था मैसूर से? पुणे तो मतलब वेदर तो अच्छा था ही, गए तो समझ आ गया कि वेदर अच्छा है, यहाँ रह सकते हैं, बट ज़्यादा टाइम मिला नहीं वहाँ रहने का। 1 महीने बाद ही ऑन साइट लग गया था, और उसके शायद आई थिंक कुछ 2-3 महीने बाद TVF हो गया था शायद तेरा, है ना वैसा। हाँ मैं पहले गया था ऑन साइट। बता तो गया कहाँ तू? मॉरिशस। ये भी इन्फोसिस की बहुत ब्यूटीफुल, छोटा इंडिया। तो वहाँ पे एक चीज़ होती है, फिनाकल होता था, फिनाकल में काम कराए थे ना, और वहाँ पे ऑन साइट दे रहे थे वो घाना, रिपब्लिक ऑफ गिनी, युगांडा। अब मैं देख रहा हूँ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे खाने का पैसा नहीं है, ऐसी लिटरली हंगर का प्रॉब्लम है वहाँ, भूखमरी है, और वहाँ पे हम टैक्स सोल्यूशन बेचने जा रहे हैं। सालों पहले चावल लेकर जाओ वहाँ के। और ये पता नहीं, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू, मैंने मिथ ही सुना है कि इन्फोसिस का युगांडा का किसी का वो आया था ऑन साइट का लेटर, और उसमें एक क्लॉज था कि हम तुम्हारी फिरौती 3 बार से ज़्यादा नहीं भरेंगे। समझ रहे इस स्टेटमेंट का मतलब कि तुम किडनैप तो हो गए ही, ये तो रेगुलर है, पर 3 बार के बाद कोई दोस्त बना लेना और उसको पैसे दे देना। हम 3 बार से ज़्यादा नहीं भरेंगे। तो ऐसे ही तेरा भी जो मॉरिशस था, मॉरिशस में लोग यार कहाँ जाना चाहते हैं, US, कनाडा या यूरोप, पर मॉरिशस क्या था, मतलब हाउ वाज मॉरिशस? मॉरिशस में एक चीज़ बहुत अच्छी थी, जुआ। चाहे स्पोर्ट्स बैटिंग हो जाए, चाहे कसिनो हो जाए, क्योंकि 4-5 बजे सब बंद हो जाता है वहाँ पे। उसके बाद बचता ही वही है, शराब पियो, मैच पे पैसा लगा और एंजॉय। और कैसे कर रही है वहाँ की इकोनॉमी? ब्लैक मनी तो होनी चाहिए। दे आर गैम्बलिंग। मेरे को तेरा एक विजय सेल्स का वो याद है कि तू विजय सेल्स से स्पीकर खरीद रहा था, तो मेरे को तो याद है कि हम लोग विजय सेल्स पे कहीं गए थे तेरा वो स्पीकर खरीदने, और तू कह रहा था मेरे को बीच पे स्पीकर चाहिए, वो पैपी के पास भी स्पीकर नहीं है, इसका जा रहा था। तो वहाँ पे एक बंदे को, वहाँ पे कुछ सेल्समैन था, उसने सुन लिया था कि आप मॉरिशस जा रहे हैं। तो जोनू को लगा कि भाई क्या इम्प्रेस हो गया मुझसे, यार मैं मॉरिशस जा रहा हूँ। तो कह रहे जा रहे हैं तो फिर मेरे कजन्स के लिए सामान ले जाइए। मैं उस मूड में आया था कि मैं जा रहा हूँ ऑन साइड, भाई बड़ी चीज़ होगी। तो सैलरी वैलरी बढ़ाई थी उन्होंने? वहाँ सैलरी भी कुछ खास नहीं बढ़ती? सैलरी तो ठीक ही थी, कुछ ऐसी खास नहीं थी, बट टेंशन भी डबल थी। सबसे फनी ये थी कि मॉरिशस का सब कुछ लग गया, उसके बाद चेक किया कि गूगल मैप्स में मॉरिशस कहाँ है,
वो दिख ही नहीं रहा, उसको जूम करते रहो। क्या करते क्या थे मॉरिशस में? मतलब मेरे को जितना पता है हनीमून स्पॉट है वो, और तुम 2 लड़के चले गए वहां वो भी इन्फोसिस की सैलरी में। तो क्या क्या करते तुम सैटरडे वहां? पहले तो बताओ तेरी कोडिंग जर्नी कैसी रही मॉरिशस में? बहुत ही वाहियात। क्या तू कर वहां क्या कोड करना था? मतलब इन्फोसिस का एग्जांपल ले लो, किसी और भी कंपनी का एग्जांपल ले लो, मैं ऐसे किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, अब तो ले But- लिया। और भी मैंने 6-7 कंपनीज में काम किया, बट एक चीज समझ आती है कि जितनी कंपनीज में काम करोगे तुम ये सीखोगे कि काम कैसे नहीं करना चाहिए। काम कैसे करना चाहिए ये तो कोई नहीं सिखाता, वो तुम्हें खुद से निकालना पड़ेगा काम कैसे करना है, लेकिन काम कैसे नहीं करना चाहिए यही बेसिकली समझ में सीनियर्स आता को देख के डोंट्स पता चल जाते है। हैं। हाँ, डोंट्स पता चल जाता है। तो मॉरिशस में भी वही पता चला कि ये तो बहुत ही गंदा कोड है, ऐसे तो कभी नहीं लिखना चाहिए। बट हाँ, ये समझ आया था मॉरिशस में कि ऐसे कोड नहीं लिखना चाहिए, ये तो बहुत ही गंदा कोड है। बट ठीक है, गंदे कोड देख के तुम्हारे पास एटलीस्ट बीचेस हैं हाँ, टू चिल, कैसीनोस। कैसीनोज हैं। मुझे लगता है वो सब लोग पहले कोडर ही होंगे, फिर उन्हें वो कोड देखा होगा, जुआ खेलना शुरू कर दिया। इससे अच्छा तो मैसूर, पुणे, मॉरिशस, कितना टाइम रहा मॉरिशस? 1 साल। हाँ, 1 साल में आ गया था। और क्या फिर इंडिया में कहाँ पे आया? वापस पुणे। वापस पुणे ही? तो फिर तब तूने घूमना फिरना शुरू कर दिया था ना इधर उधर इंडिया में भी? हाँ, क्योंकि जब तेरे वर्क फ्रॉम होम जैसा कुछ सीन बन गया था। तो नहीं वर्क फ्रॉम होम तो नहीं बना था, पर जैसे वापस आया तो कुछ म्यूजिक फेस्टिवल्स थे उस टाइम इंडिया में, तो वो अटेंड करे। स्टीवन विल्सन आया था, वो अटेंड किया। तो एक तो तेरे साथ ही गया था मैंने, NH7 कहाँ, शिलोंग? शिलोंग, हाँ शिलोंग तो साथ गया था। हाँ, NH7 था ना वो? NH7 हाँ। शिलोंग हमने साथ किया था। तब तक कोडिंग सीख ली थी तूने प्रॉपर, जितनी अभी आती है तेरे को? नहीं, तब तक तो नहीं सीखी थी, पर फिर क्या हुआ था कि एक बार C++ का ऐसे ही भूत सवार हो गया था, फिर एक दिन 1 हफ्ता बैठ के पूरी सीख ली। फिर कानित करके लेट अस सी। तो ठीक है, ये कौन सा ईयर हो गए? ये होगा 17-18? 16-17 हाँ। तब C++ सीखी एकदम बेसिक लेवल? क्योंकि स्विच करना था, तो अब लगा कि स्विच करना था, अब कहीं अच्छी जगह स्विच कर लेते हैं, तो C++ सीखी। पर इंडिया में होता ही नहीं, हमें लग रहा है C++ पर ज़्यादा काम। नहीं, बट फंडामेंटल तो वही है, और कोई भी लैंग्वेज का कोड समझ आए उसके लिए कोई एक से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो समझ आया कि बेसिक्स क्लियर करने तो बहुत ज़रूरी है कोडिंग में। आज भी इंटरव्यूज लेते हैं तो लोगों को ये नहीं पता एसिड प्रॉपर्टीज क्या है, तो और क्या होती है 4-4 acid 5-5 भाई यही बेसिक्स क्लियर करना चाहिए, तभी जरूरी है। ऊप्स कॉन्सेप्ट मेरे को सही लगता था, क्योंकि दैट वाज माय रिएक्शन आल्सो। क्यों ले ली मैंने? जैसे तेको मॉरिशस जाके लगा ना कि ऐसे कोड तो नहीं करना है, मेरे को इन्फोसिस जाके लगा कि कोडिंग तो नहीं करनी है। कह रहे भाई ये ट्रिकी चीज है। ट्रिकी भी नहीं है, मतलब ऐसा है कि जैसे तूने कहा ना, अनलेस रश आ रहा है इससे, और रश तो नहीं आ रहा था, उससे नींद और आ जाती थी देख के। तो 16-17 में सीख ली तूने कोडिंग, उसके बाद स्विच मारा कौन सी कंपनी में? उसके बाद 2-3 स्विच मारे, फिर वहाँ पे भी कुछ अच्छा काम नहीं मिल रहा था। फिर क्या हुआ कि अब कहीं मिला अच्छा काम? हाँ, वही बताता हूँ। हाँ। फिर क्या हुआ कि अब 3-4 स्विच मार लिए थे, अब फिर से स्विच मार रहा था, तो कॉग्निजेंट का एक ही दिन में मेरे 2 इंटरव्यू थे। एक कॉग्निजेंट का था, एक स्टार्टअप का था। तो मैंने कहा कि कॉग्निजेंट अच्छी कंपनी है, कॉग्निजेंट पे चलते हैं। तो मुंबई में था उसका इंटरव्यू, मैं गया, देखा कि रोड पे लाइन लगी हुई है 400-500 लोगों की। तो पहले लगा भंडारा है। हाँ। फिर मैंने कहा नहीं, प्लेसमेंट हो रही है। और इतनी धूप, मैंने कहा ये तो नहीं कर सकते हम। तो मैं लाइन में लगा 5-10 मिनट, फिर उसके बाद मेरी हिम्मत खत्म हो गई। मैंने कहा चलो स्टार्टअप का इंटरव्यू देने चलते हैं। कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं। स्टार्टअप के इंटरव्यू में उस बंदे ने ट्रिक क्वेश्चन पूछ लिया, और मैंने उसका सही आंसर दे दिया, और उसको भी नहीं पता था सही आंसर। तो उसने खुद के लिए ट्रिक क्वेश्चन बनाया था। हाँ। इससे मैं खुद को कैसे ट्रिक कर लूं। तो बस इससे वो इम्प्रेस हो गया, और फिर वहाँ से मेरी स्टार्टअप की जर्नी शुरू हो गई। फिर वहाँ पे एक्चुअली में जो मैंने कोडिंग सीखी थी वो फिर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ। अच्छा, कि घर पे कर रहा है, मतलब तब स्टैक ओवरफ्लो से चेपना एक सबको अब तो पता चैट जीपीटी आ गया है। हाँ, अब तो बिल्कुल चेंज हो गया कोडिंग। अब तो मुझे लग रहा है कि और ज़्यादा ईजी हो गया कोडिंग करना। बस तुम्हें लिटरली प्रॉम्प्ट सीखने हैं रादर देन पूरा कोड, और समझ आना चाहिए। अब बस कॉमन सेंस चाहिए। चैट जीपीटी तू निकालता है वहां से कोड, देखो फिर भी पता तो होना चाहिए ना कि, क्योंकि एज इट इज सीधा तो नहीं डाल सकते।
या ऐसा भी होता है नहीं कि यार, सीधा नहीं चल, मतलब 90% टाइम तो वो सीधा तो नहीं चलता है. यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चन, हम्म देन यू विल गेट द राइट आंसर. हम्म और आपको चैट जीपीटी को उतना ही बताना है जितना आपको नहीं समझ आ रहा है. हम्म अगर आप उसको पूरा ही बोल दोगे कि, फिर तो ये वही हम्म वाली बात होगी ना कि एआई को ही बोल देता हूँ कि मेक अनदर एआई, हम्म वो बना देगी. हम्म पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना. हाँ नहीं, जैसे मैं अपनी फील्ड में बोलता हूँ कि तुम स्क्रीन प्ले लिख रहे हो, ऐसा कोई स्टोरी लिख रहे हो, उसको बोल दो कि ये मैंने स्टोरी लिखी है, इसको फॉर्मेट कर दे एक्शन लाइन में, तब तक वो सही रहता है. उसको मैं बोल दूं ना तू स्टोरी लिख दे, हाँ, तो उसकी फिर फट जाती है वो, कह रहे वही. कि और हार भी नहीं मानता क्योंकि इज्जत है कि भाई ये मैं लिखूंगा, और फिर पढ़ के लगता है कि भाई ये अभी लगेंगे, अभी नौकरियां तो नहीं जा रही हमारी 10 साल इसे देख के. तो तू कह रहा चैट जीपीटी आ गई है और अब वैसा हो गया कि हाँ, सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए. हाँ, चैट जीपीटी में मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के मुझे आंसर मिले हैं जो कि कभी कभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस में भी नहीं मिलते. जैसे फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस नहीं, टेक्निकल. टेक्निकल. हाँ, कैसे, जैसे कोई एग्जांपल? ठीक है, तो बिटकॉइन का ही कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था जिसमें कुछ डिप्लॉय करना था, और वो कहीं पे नहीं मिल रहा था, ना स्टैक और फ्लो पे मिल रहा था, ना डॉक्यूमेंटेशन में मिल रहा था. चैट जीपीटी ने 1 सेकंड में सोल्व कर दिया, और वो एक ही बारी में चल गया. तो मैं कह रहा हूँ चैट जीपीटी है, आई एम श्योर इससे बेटर भी अवेलेबल होंगे जस्ट फॉर कोडिंग, सिर्फ कोडिंग के लिए बने हुए है. हाँ, बने होंगे, मैंने अभी ट्राई नहीं किया, बट मेरा काम चल जाता है उससे. प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज हो रही है, मतलब ओवरऑल जो एक एक हफ्ते में काम होता था वो एक एक दिन में निपट जाता है. कर रहा था तो फिर ट्रैवल कर रहा था, कोडिंग वोडिंग सीख ली, प्री थोड़ा उससे पीछे आते हैं 16-17 के बाद. म्यूजिक फेस्टिवल अटेंड कर रहा है, घूम फिर रहा है, स्टार्टअप्स में आ चुका है अब. स्टार्टअप में किस पॉइंट तक, ऐसे तो एक ही स्टार्टअप में रहा है, स्टार्टअप ही बदले? दो स्टार्टअप बदले, अभी तीसरे स्टार्टअप में हूँ जो भी है. तीसरे में है. हाँ. हाँ, तो जब कोविड आया था हम्म तो मेनली तो तब ट्रैवल शुरू किया, क्योंकि क्या वर्क फ्रॉम सही. होम मिल गया था. कह रहा जैसी बीमारी फैली मैंने कहा मैं जा रहा हूँ बाहर. हाँ. तो मेनली तब ट्रैवल शुरू किया, और मेनली नॉर्थ कवर किया, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट किया है. हम्म तो हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये पूरा कवर किया है. और जहाँ भी जाता था वहाँ एक एक 2-2 हफ्ते रुकता था, आराम से रिलैक्स करता था और काम करता था. जी, जो स्टार्टअप चल रहे थे इसका वर्क फ्रॉम होम था क्योंकि कोविड के टाइम पे वो, तो कोविड में चेंज कर लिया था स्टार्टअप बीच में? हाँ, कोविड के बीच में ही चेंज किया था, कोविड के बीच तो में फुली रिमोट जॉब मिल गई थी. हाँ, तो इसमें ग्रोथ वाइज तो किस लेवल तक पहुंच गया था स्टार्टअप में विजिबिलिटी भी ज़्यादा मिलती है? हाँ, तो स्टार्टअप तो मैंने एज ए आर्किटेक्ट किया था, और फिर देन 1 या 1.5 साल में फिर देन आई गॉट प्रमोटेड टू सीटीओ. सीटीओ. चल ठीक है, इंडिया में सब सीटीओ बन रहे थे, बट हाँ. अपना जो पूरा बैच था, है ना, जो शायद तू उस टाइम पे, मेरे को लगता था शायद सब में से बेटर वही है, ऑल्दो बट वो पेपर बिल्कुल भी कोई बेंचमार्क नहीं थे बताने के लिए, बट तेरा इंटरेस्ट था एटलीस्ट, तो कहते रश आता था वहाँ से. तो वो सब लोग अमेरिका चले गए, मैं ये गाना बजाना में इस साइड निकल गया. तो तू क्यों नहीं गया अमेरिका? इंग्लिश नहीं आती थी. दैट्स ऑनेस्ट, थैंक यू फॉर एड्रेसिंग इट. ये मैं ही बोलने वाला. चल इंग्लिश नहीं आती थी ठीक है, बट वो तो थोड़ा बहुत इधर उधर रटोटा जीआरई तो पास करना होता है, एक वो पेपर देना होता है, पास तो हो ही जाता. वो इलॉजिकल लगता है मुझे ना थोड़ा सा, भले ही लॉजिकल रीजनिंग है बट इलॉजिकल रीजनिंग लगती है मेरे लिए तो. हाँ हाँ. तो मेरे को तो मैथ्स ही समझ आता है, और उसमें भी कभी कभी बैड हैंड राइटिंग के नंबर कट जाते हैं. तो इसलिए पता है कि रिटर्न अच्छा नहीं है, ये सब नहीं है. जो कर सकते हैं कंप्यूटर पे ही कर सकते हैं. ठीक है. हाँ, तो H1 क्यों नहीं ले लिया? रास्ते तो 500 थे. नहीं, जाना ही नहीं था. ऐसा था कि जैसे जैसे मैंने ट्रैवल किया तो समझ आया कि इंडिया में भी बहुत कुछ है जो भी हमें कवर करना चाहिए, और बहुत ही अनटैप्ड है. अगर आप कंपेयर करोगे, जैसे इंडिया में यूपीआई है अपना, बहुत सारी कंट्रीज में भी पेमेंट सिस्टम्स बहुत पुअर है. वर्ल्ड में बेस्ट है ये. हाँ, वर्ल्ड जो इंडिया ने बना लिया. हाँ, और बाकी कंट्रीज भी अब सिमिलर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है. तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत अनटैप्ड है, वहाँ पे अभी तक लोगों को नहीं पता ये सब ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं. इसमें वेनमो वगैरह होता है ना शायद, वेनमो या ऐसा कुछ, एप्पल पे यूज करते हैं. अच्छा, एप्पल पे. हाँ, पेपाल थोड़ा बहुत. पेपाल, पर वो फिर भी वो वैसे बार कोड स्कैन इतना स्मूथ नहीं है. हाँ, इंडिया में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है पेमेंट्स को लेके. तो जैसे जैसे मैं इंडिया घूम रहा था तो मुझे लगा कि अभी भी बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में जो कि अलग अलग तरीक़ों से सोल्व होनी चाहिए. तो जैसे जब मैं ट्रैवल करता था तो एक प्रॉब्लम मुझे समझ आई कि मैं कहीं भी घूमने जा रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे कभी खाना अच्छा मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है.
कभी मैं किसी होटल में रुक रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही है नहीं मिल रही है, हम्म, तो मेरा फर्स्ट ये होता था कि कहीं रिव्यूज़ पढ़ लो, हम्म। ठीक है, बट रिव्यूज़ पे विश्वास होना बंद हो गया। तो रेडिट से देख लिया, कोरा से देख लिया, वहाँ पे। कहीं से भी हाँ। देख लिया, उस पे तो विश्वास होना बंद हो गया। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि तुम कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्या ट्राई करते हो कि कैसे, कि वहाँ पे मुझे कहाँ पे खाना है, कहाँ पे घूमना अच्छा, है, थैंक यू, तूने कैसे? खाना मेंशन कर दिया। हाँ हाँ। तो सबसे पहले मतलब क्या क्या रहता है, फर्स्ट टेक क्या रहता है? कि खाने की जगह ढूंढनी है या हाँ, मैं तो रेडिट यार, Reddit। रेडिट पे टॉप के वो देख लेता हूँ, और होता है कभी कभार डिसअपॉइंटिंग भी निकल आता है। डिसअपॉइंटिंग ऐसा होता है कि मेरा टेस्ट नहीं था, वो जिस बंदे को पसंद था वैसा था, वैसे कुछ ही राइट। थी। तो रेडिट ले लो या कोई भी, मान लो कहीं पे भी आपने रिव्यूज़ पढ़े, हम्म, अब आप रिव्यूज़ पढ़ रहे हो 100 रिव्यूज़ हैं, 100 में से 99 लोग ये बोल रहे हैं कि ये तो फुद्दू जगह है, हम्म, ठीक है, लेकिन एक बंदे ने लिखा हुआ है कि बहुत ही बढ़िया जगह है, हम्म, और वो तुम्हारा दोस्त है, हम्म, तो तुम्हारा सिर चकरा नहीं जाएगा कि भाई ये सारे लोग लिख रहे हैं कि गलत है और मेरा दोस्त कैसे लिख रहा है कि अच्छी है? हम्म, तो तुम अपने दोस्त को फ़ोन करोगे कि भाई तूने कैसे लिखा? हम्म, तो अगर आप 100 रिव्यूज़ पढ़ रहे हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिव्यू आपके दोस्त का है, तो आप वो 100 रिव्यू क्यों पढ़ रहे हो? हम्म, कोई मतलब नहीं है ना वो 100 रिव्यूज़ हम्म, पढ़ने का फिर। तो वहीं से ही मुझे आइडिया आया कि ये अभी भी अनटैप्ड मार्केट है इंडिया में, और जो कि हर जगह एप्लीकेबल हो सकती है। तो वहाँ से फिर बताइयो का आइडिया आया। बढ़िया प्लग किया तूने, अपने बताइयो पे आ गया, जिसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। तूने टी शर्ट पहनी है तो बताइयो क्या है व्हाट इज बताइयो। हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि अगर मैटर आपके दोस्त का ही रिव्यू करता है, तो हाँ, आपको फालतू रिव्यूज़ क्यों पढ़ना पर्सनल है? रिकमेंडेशन। पर्सनल रिकमेंडेशंस, राइट। हम्म, तो ऐसा लगा कि ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये बहुत हाँ, सालों से चलता आ रहा है। हाँ, आप अपने दोस्तों को फ़ोन करके पूछते हो कि भाई बताइयो हम्म, कि कहाँ पे खाना अच्छा मिलेगा, हम्म, कि भाई बताइयो कहाँ पे घूमने जाऊँ, हम्म, कि भाई बताइयो कि कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, हम्म, भाई बताइयो कि कौन सा होटल अच्छा है। हम्म, तो ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, हम्म, बस इसका कोई भी तक प्लेटफॉर्म नहीं आया है हम्म, जो कि डेडिकेटेडली यही करता हो। हम्म, फिर मैंने सोचा कि आइडिया तो इंटरेस्टिंग है, ठीक है, पर इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? फिर थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला एक थ्योरी है 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन। 6 ऑफ कोर्स, हु डजंट नो अबाउट 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन। चल क्या होता है, क्या तो क्या 6 हाँ, डिग्री ऑफ सेपरेशन ये बोलता है कि आप अपने टारगेट से या फिर किसी से भी 6 स्टेप दूर हैं या फिर 6 लोग दूर हैं। हम्म, आप किसी भी रैंडम बंदे को पकड़ लो रास्ते में, आप उसके 6 डिग्री के अंदर हो, मतलब अगर आप 6 ऐसे लोगों से मिल जाओगे तो आप उस बंदे को अपने नेटवर्क में, जैसे होता है ना कि आई नो अ गाय हु नोज अ गाय हु नोज अ गाय हु नोज अ गाय, करेक्ट, है ना, एंड हाँ, फाइनली राइट, यही है ना 6 हाँ, डिग्री। 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन। अब मैं मैथमेटिकली समझाता हूँ। तुम्हारे फ़ोन में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, कितने कितने नंबर हैं? 50 तो होंगे, हाँ, 50 लोगों को तो तुम 50 जानते तो हो। हिडन है। हाँ हाँ, हाँ, 50 से एग्जाम्पल लेके चलो, मिनिमम नंबर लेके चलते हैं। आप 50 लोगों को जानते हो, वो 50 लोग और 50 लोगों को भी जानते होंगे। तो अगर सिंपल सा मैथ्स किया जाए तो अगर आप 50 लोगों को जानते हो और वो और 50 लोगों को जानते हैं, तो 50 इंटू 50 2500, 2500, और वो 2500 लोग और 50 लोगों को आगे जानते हैं। ये मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। हाँ तो ऐसे आप 6 बार 50 को मल्टीप्लाई कर लो। तू कर। आप 6 बार 50 को मल्टीप्लाई कर लो, जो नंबर आएगा वो नंबर आज की पॉपुलेशन से बड़ा नंबर है। तो अभी 800 करोड़ कुछ पॉपुलेशन है। 50 raised to power 6 बेसिकली। हाँ, हाँ, आज की पॉपुलेशन है 800 करोड़ हम्म, कुछ, और ये नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 करोड़ कुछ आएगा। हम्म, तो 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन यही बोलता है कि अगर आप किसी से भी मिलना चाहते हो या फिर किसी बंदे को भी पास रीच करना चाहते हो, तो आपको वो बस 6 लोग ढूंढने हैं बीच में जो है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो बेसिकली अगर मैं 6 स्टेप ले रहा हूँ हम्म, तो व्हाट आई वांट उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, हाँ, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। तो ये वाला जब थ्योरी पढ़ा तो दिमाग घूम गया। तो मैंने कहा कि आइडिया तो है और कुछ लोग ट्राई भी कर रहे हैं, तो चलो ये प्रूव करते हैं। फिर आइडिया का आइडिया हो जाएगा और एक थ्योरी भी प्रूव कर देंगे। तो वहीं से ही आइडिया आया बताइयो का, और फिर नाम सिंपल रखना था ताकि जो कि लोगों के मुंह पे रहता है, कि जो वो डेली उसमें ऑलरेडी यूज़ करते हैं, ताकि उनको कुछ नया नाम ना सोचना पड़े कि इसको कैसे करना है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आप मुंबई में रहते हो, तो मुंबई में आपके घर कुक आती होगी, मेड आती होगी, कैसे मिले आपको वो कुक और मेड?
सिक्योरिटी गार्ड से सिक्योरिटी गार्ड उसने से, बोला कि ये ट्राई कर लो, जिस चीज़ का खाना ठीक लगा वैसा। राइट। तो सिक्योरिटी गार्ड ने रिकमेंड किया आपको। मैं जब मुंबई जाऊंगा तो मैं किससे पूछूंगा? ऑब्वियसली तुमसे पूछूंगा, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। तो ये एक चेन है कि मैंने तुमसे पूछा, तुमने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, सिक्योरिटी गार्ड ने के पास पहले से रिकमेंडेशंस थी। तो इसी के लिए इसी चीज़ को ही सिंप्लीफाई कर दिया है बताइयों ने। सो कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है जो कि रिकमेंडेशंस को सिंप्लीफाई कर रहा है। अब आप इसकी एप्लीकेशन कहीं भी ले लो, आप चाहे आपको चाहे कुक ढूंढना है, आपको चाहे मेड ढूंढना है, आपको चाहे मेहंदी वाला ढूंढना है, राइट, आपको चाहे जॉब ढूंढनी है, आपको ग्रूम ढूंढना है, ब्राइड ढूंढनी है। ये तो अरेंज मैरिज का तो इंडिया में चलता ही है बहुत, कि आपको नेटवर्क के थ्रू ही, आपको फैमिली के थ्रू ही ग्रूम या ब्राइड चाहिए होती है। तो हम जोन सी प्रॉब्लम 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन से इजीली सोल्व हो सकती है, उसके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया। जो ट्रस्ट आता है वो तो फोन करके ही ऐसा लगता है ना कि मैं फोन करूंगा, तू मेरे से पूछेगा भी यार कि कैसी है, वैसे मेड ही है, वो है, पर्सनलाइज चीजें करेंगे। तो इस ऐप में इतना पर्सनलाइज है कुछ फीलिंग की, मान लो कि मैं तेरे रिकमेंडेशन दे रहा हूँ और फोन पे तो मैं 4 चीजें पूछ लूंगा ना यार, कि नॉन वेज बनाती है ना वो, कि जैसे मेरे घर में बाकी लोग आए होते हैं, वैसे कंप्लेन तो नहीं कर देगी जाके, ये नहीं कर देगी। ये पर्सनलाइज फीलिंग कैसे मिलेगी इस पे? तो उसमें हमने एक फीडबैक सिस्टम रखा है। तो फीडबैक पे हमने बहुत ही क्यूरेटेड फीडबैक रखा है। आप ऐसे किसी के बारे में लिख नहीं रहे हो कि रिटर्न टेक्स्ट कुछ नहीं है। हर स्पेशल सर्विस का एक क्यूरेटेड फीडबैक है कि वेज बनाते हैं, नॉन वेज बनाती है, कि और फिर जब आप उसको उस ऐप में ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कि आप किसके थ्रू उसको ढूंढ रहे हो। तो उस बंदे का, उस कुक के लिए आपको उसका पर्सनलाइज फीडबैक दिखेगा। तो आपको किसी को फ़ोन करके बारी बारी पूछना भी नहीं पड़ेगा कि भाई ये वेज अच्छा बनाती है, नॉन वेज अच्छा बनाती है। बट अगर कुछ क्वेश्चन है जो कवर्ड नहीं है तो आप फ़ोन कर सकते हो, आपका ही दोस्त है। मेरी डे टू डे लाइफ में क्या हेल्प करेगा बताइए, क्यों डालूं मैं ये? तो मुंबई की बात करें तो रेंट पे रह रहा होगा, खरीदा तो नहीं होगा घर अभी। नहीं। तो कितनी बार ऐसे होता है कि रूममेट्स बदलते रहते हैं, राइट। कभी कोई 1 महीने के लिए छोड़ के जा रहा है, या फिर कभी कोई 2 महीने के लिए छोड़ के जा रहा है। तो उसको भी लगता है कि भाई मैं क्यों एक्स्ट्रा रेंट पे करूँ। एट द सेम टाइम कितने सारे लोग मुंबई में आ रहे हैं, राइट, और उनको रहने के लिए घर चाहिए। अब होटल्स आपको पता है कितने महंगे हैं मुंबई में, राइट, और मज़ा भी नहीं आता वहाँ पे रह के। तो आपको भी लगता है ना कि दोस्तों के पास रुके। तो इस ऐप में अगर आप अपना घर डाल दोगे रेंट पे 1 महीने के लिए, तो क्या पता आपके जो दोस्त मुंबई में आए हुए हैं, जो कि शायद आपको पता भी नहीं आए हुए हैं, उनको पता चल जाएगा। तो कितने लोग आते हैं मुंबई में और उनको रहने के लिए जगह चाहिए होती है, राइट। और होटल्स सब महंगे हैं, पता ही है, और अच्छे भी नहीं है। तो अगर उनको 1 महीने के लिए अपने दोस्त के साथ रहने के लिए मिल जाए तो उनकी तो चांदी है। और क्या पता आपको कोई अपना पुराना दोस्त वापस मिल जाए। नहीं, वो तो है। इसी में मतलब वैसा लगता है कि आधे दोस्तों की शादी वादी हो गई हैं, तो तुम वैसे ढूंढते हो ना कि कौन से बचे हैं, जिनके साथ चिल किया जा सकता है। तो अपने दोस्तों के वहाँ मैं रुक सकता हूँ वहाँ पे। चलो ठीक है, ये तो वो है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं रहता हूँ बॉम्बे में ही रहता हूँ डे टू डे में, कि मतलब है मेरा रेंट पे है, रेंट पे मैंने खरीद ही लिया घर, है ना, इतना भी महंगा नहीं है, इतना तूने कर दिया, घर खरीद सकते हैं, तो ठीक चल रहा है। तो घर ले लिया मैंने। अब मैं बताइएगा मेरा क्या फ़ायदा है, मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, वहीं पे रह रहा हूँ, मेरे को क्या मिल सकता है वहाँ से? हाँ, तो बताइयो में हम 2 चीज़ों पे बहुत मेन फोकस करते हैं। एक है आपकी करंट लोकेशन और दूसरा है आपकी होम लोकेशन। अच्छा। हाँ, तो आप किसी भी दूसरे शहर में रहने जाओ, आपको अपने होम लोकेशन के बंदे वहाँ पे चाहिए होते हैं। अच्छा, हाँ, नाइस। तो अगर आप कोई भी सर्विस इस ऐप में ढूंढोगे, चाहे कुक ढूंढो, चाहे मेड ढूंढो, चाहे इलेक्ट्रिशियन ढूंढो, आपको उसकी होम लोकेशन भी पता चलेगी। तो उससे क्या होगा, आपका ट्रस्ट और बनेगा उसके साथ। अच्छा, कि नॉर्थ इंडियन खाना बनवाना है तो नॉर्थ इंडियन आए। हाँ, अगर आपको ऐसे ड्राइवर चाहिए लॉन्ग रूट के लिए, तो आप चाहोगे ना कि सेफ्टी हो। हाँ, तो लैंग्वेज बैरियर ना हो। हाँ, लैंग्वेज बैरियर ना हो। तो आप किसके साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करोगे? जो कि आपके होम टाउन से आया होगा। ऑल्दो लोग सस्ता ही देखते हैं कि कोई बात नहीं भाई, ऐसे बंगाली ड्राइवर के साथ कर लेंगे, पैसे कम लगेंगे। हाँ, और जो इतनी सारी चीज़ें हैं उसमें क्या मैं सर्विस ले सकता हूँ या सर्विस प्रोवाइडर भी बन सकता हूँ? दोनों। आप सर्विस ले भी सकते हो, आप सर्विस प्रोवाइडर भी बन सकते हो। प्रोवाइडर कैसे, उसका क्या सिस्टम है?
दोनों का प्रोसीजर सेम है। हम्म आपको बस एज ए सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर करना है हम्म और आप अपनी सर्विस सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन हम्म सबसे मेन चीज़ क्या है, आप अपने आप को कुक रजिस्टर कर लो, लेकिन आप कुक तब बनोगे जब कोई आपको रिकमेंड करेगा। आप ऐसे ही अपने आप को कुक रजिस्टर करके आपको ऐप में कोई विजिबिलिटी नहीं होएगी। जब तक कोई आपको रिकमेंड नहीं करता है एटलीस्ट एक बंदा, तब तक आप किसी के नेटवर्क में नहीं जुड़ोगे। और जब तक आप किसी के नेटवर्क में नहीं जुड़ोगे तब तक आप 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन में नहीं आए। नहीं तो मैं ना ऐसा सोचता हूँ कि कस्टमर के पीओवी से नहीं, एज अ सेलर के पीओवी सोचता हूँ कि मेरा कैसा फ़ायदा हो। मैं कुक हूँ, मैंने डलवा ली रिकमेंडेशन किसी से, एक बंदे से, बट वो बंदा तेरे दोस्त होना चाहिए, हाँ ऐसा है, ऐसा है, वरना वो चीज़ नहीं होगी। वरना वो चाहिए। और उसकी जो वैसे टेस्ट वेस्ट ड्यू डिलीजेंस पूरी होगी, ऐप वैप करेगी या रिकमेंडेशन वाले लोग ही करेंगे? अभी तो पर्सनल रिकमेंडेशन ही हैं सारी। अगर कोई अच्छा कुक नहीं आया तो आप अपने दोस्त को ही गाली दोगे ना, हाँ तो फिर आप क्यों वो अच्छा कुक नहीं डालेगा। ठीक है, सही लग रही है, सुन के फन लग रही है, बट वही जो क्वेश्चन होता है, पता नहीं मैं ऐसे शार्क टैंक के शार्क की तरह क्यों पूछ रहा हूँ तेरे से, पर ऐसी और भी हैं यार ऐप, और भी लोग कर रहे हैं, मतलब बिजली अर्बन क्लैब वगैरह मिल जाती है कुक के लिए भी, BYOB ऐसे करके, ब्रिंग योर ओन बाय ऐसे कुछ करके चीज़ें खुली हुई हैं वहाँ पे। तो इसमें अलग क्या है? ऐसा एक तो ये जो ऐप्स हैं, बाकी सारी जो ऐप्स हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड ऐप्स हैं, राइट, और हमारी जनरलाइज्ड ऐप है। तो कभी कभी आपको स्पेशलाइज सोल्यूशन चाहिए होता है, कभी कभी आपको जनरलाइज सोल्यूशन चाहिए होता है। तो बेस्ड अपॉन द यूज केस आप डिफरेंट सोल्यूशंस पिक करते हो। एक और एग्जांपल ले लो, ये सारी ऐप्स हर टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5 सिटीज़ में नहीं है। आप भी आज भी किसी भी गांव में चले जाओ, अगर आपको गांव में अच्छा खाना खाना है तो आपके लिए कोई ऐप नहीं है, राइट। तो ऐप्स हर चीज़ की हैं, लेकिन एक तो वो सारी जगह कवर नहीं करती हैं, ठीक है। एक सिंगल सुपर ऐप नहीं है हर सॉल्यूशन के लिए। और हमारी ऐप का जो कोर है वो ट्रस्ट है, ट्रस्टेड रिकमेंडेशंस है। इस पे कोई आलतू फालतू चीज़ें नहीं है, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपका सर्च टाइम रिड्यूस होता है, क्योंकि आपके लिए वो एक रिव्यू मैटर करता है, वो 100 रिव्यूज़ मैटर नहीं करते हैं। और एक और सबसे अच्छी चीज़ है इस ऐप में, वो ये है कि लेगेसी ये है कि आपके घर पे जो कुक काम करने आता था, राइट, और उसके जो बच्चे हैं और आपके भी बच्चे होंगे कभी ना कभी, वो दोनों आपसी में कब कनेक्ट हो पाएंगे। तो हमने इस प्लेटफॉर्म में लेगेसी करके भी फीचर रखा, जिसमें आप अपनी लेगेसी छोड़ के जा सकते। गेम नेटवर्क की है, लोगों को जोड़ने की है, गेम यूजर और सर्विस प्रोवाइडर एक एग्जांपल है उसका। अच्छा, तो ये उसका सोशल मीडिया वाला, सोशल नेटवर्किंग का एस्पेक्ट है जो। हाँ, जैसे पहले क्या होता था कि आपके पापा ने शायद कभी ड्राइवर रखा होगा 10 साल 20 साल के लिए, आप उनकी फैमिली से कनेक्टेड नहीं हो, लेकिन इस ऐप पे जो ड्राइवर था वो अपनी लेगेसी छोड़ के जा सकता है, ताकि उस ड्राइवर का जो नेटवर्क था वो उसके फैमिली में भी पास ऑन हो। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है इंडिया वाले, जो हर चीज़ लेने से पहले, करने से पहले करते हैं, जो मैंने भी तरुण से पूछा था ये पॉडकास्ट करने के पहले, कि पैसे का क्या सीन है। तो हमारा है 0 कमीशन मॉडल। हाँ, जैसे मुझे भी इसके लिए 0 कमीशन ही मिली है। ये भी बताइए ही है। हाँ। तो 0 कमीशन किस लिए है? 0 कमीशन इसलिए कि क्योंकि हम खुद से किसी को कुछ रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, राइट। ये आपका ही नेटवर्क है, तो हम कौन होते हैं बीच में आपसे पैसा लेने वाले? आपका ही नेटवर्क है, हमने बस आपको हेल्प किया है कनेक्ट कराने के लिए। तो आप जो भी सर्विस लोगे ऐप पे, उसमें हम कोई कमीशन नहीं लेंगे। तो कह रहे टीयर 3, टीयर 4, तो टीयर 5 भी बोल दिया तूने, बिल्कुल ही पिंड, एकदम गांव खेड़ा, वहाँ पे लेंगे, ऐप डालेंगे वहाँ के लोग? तो इस ऐप की एक ब्यूटी है कि आपको स्मार्टफोन नहीं चाहिए। अच्छा, आपको बस फ़ोन नंबर चाहिए और OTP आपको देना है, और आप इस ऐप पे आ जाएंगे, और आपको किसी एक बंदे को बोलना है कि मुझे अपने नेटवर्क में ऐड कर लो, फिर आप उसके पूरे नेटवर्क में विजिबल हो जाओगे। अच्छा, हमारा एम ये था कि हम पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में डिजिटल इंक्लूजन करें, हर बंदे तक टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स पहुंचने चाहिए, जो कि शायद अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया है, लेकिन अभी भी इंटरनेट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? टिकटॉक देखने के लिए। Okay, अच्छा। हमारा ये एम था कि डिजिटल इंक्लूजन इंडिया के हर उस बंदे तक ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हो पाए जिसके पास सिर्फ फ़ोन नंबर भी है। ठीक है, तो मतलब अगर तुम्हारा वही नोकिया 1100 टाइप फ़ोन भी है, तब भी तुम इस पे आ सकते हो अपने आप को। पर इसमें एज अ सर्विस प्रोवाइडर आ सकते हो या एज अ कस्टमर भी तुम इसमें एनरोल कर सकते हो?
एज ए यूजर अगर आपको करना है तो फिर तो आपको ऐप चाहिए होगी ऐप अभी के चाहिए लिए। होगी, बट अगर मेरे को अपनी सर्विसेज देनी है, मान लो मैं वो पेंटर हूँ, तो मैंने OTP डाल के नेटवर्क में डलवा के आ गया और मेरे को कॉल आई जा रही है, मैं जाके पेंटिंग काम कर रहा हूँ, सिंपल। बढ़िया चल रहा है। नाइस 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 नाइस, बढ़िया। तो सही है यार, मैं तो लग रहा है कि मैं लेना चाहूँगा रिकमेंडेशन अपने दोस्तों की। और अभी किस स्टेज पे है, कहाँ तक पहुँचो तुम लोग? अभी हमारा पायलट रिलीज हो चुका है, हम्म ऐप प्ले स्टोर पे है हम्म, और सिर्फ अर्ली प्रोवाइडर्स को दी हुई है, अर्ली एक्सेस दिया हुआ है हमने। हाँ हाँ। बहुत ही जल्दी ये ऐप हम लॉन्च करेंगे, शायद इस पॉडकास्ट के साथ ही कर देंगे। मैं चाहता हूँ यार मेरे फ्रेंड सर्कल में और CEOs हो, ताकि जब मेरा काम वाम खुदा ना खास्ता बंद हो जाए तो मैं बस वहाँ के बैठ जाऊँ और एक अच्छा पैकेज। हाँ, तो हम इसमें कल्ट भी लॉन्च करेंगे, बताइए कल्ट जो कि सिर्फ VIP लोगों के लिए होगा, हाँ क्योंकि हर कोई अपना नेटवर्क नहीं शेयर करना चाहता, राइट? हाँ। तो हम क्लोज नेटवर्क्स भी बनाएंगे हम्म। जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड मेंबर्स को ही एक्सेस होएगा। तो अच्छा डिफ्लेक्ट किया क्वेश्चन। मैं चाह रहा था कि मैं तो तेरे को फेमस ही तो कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपना ऑफिस हो, वहाँ पे मैं अपना ऐसे ही कुत्ता लेके बांधूँ अपनी कुर्सी पे और बैठा रहूँ वहाँ, और तेरे एम्प्लॉयज पूछेगी ये सर करते क्या हैं? ये सर आ जाते हैं, कह रहे फिर तू कहे कि मैं इन्होंने एक बार एक पॉडकास्ट किया था और उसकी भरपाई अभी तक कर रहे हैं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कितनी बार आपकी गाड़ी रोड पे पंचर हुई होगी? हाँ हुई है। और कभी बार ऐसे रिमोट लोकेशन में पंचर होती है कि आपको वहाँ पे हेल्प भी नहीं मिलती। अब आप मान लो कि आपकी गाड़ी कहीं पंचर हो गई, आपका सबसे पहले रहेगा कि यहाँ पे कोई मुझे लूट ना ले, राइट? यही रहेगा ना। दैट एक्सप्लेन्स। हाँ। तू हरियाणा नहीं ठीक, मैं कहीं दिल्ली भी, से हूँ, इट्स हाँ। वेरी बिलीवेबल। हाँ तो सबसे पहले ये रहेगा, तो आप चाहोगे कि कोई ट्रस्टेड बंदा मिले। तो अगर आपकी कहीं गाड़ी पंचर हो गई, आपने ऐप में अगर आपने पंचर वाला ढूंढा, तो क्या पता कोई आपका दोस्त का दोस्त उस गांव में रहता हो या उस शहर में रहता हो और उसके नेटवर्क के थ्रू आपको कोई बंदा मिल जाए, तो आपको बहुत जल्दी ट्रस्ट भी हो जाएगा, सामने वाले को भी बहुत जल्दी ट्रस्ट हो जाएगा कि कोई बेवकूफ़ नहीं बना रहा लूट, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर को भी तो कोई लूट सकता है, भले ही कुछ भी हो, लेकिन हो तो सकता ही है। तो एमरजेंसी सिचुएशंस में जहाँ पे ट्रस्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है, वहाँ पे आपको ये ऐप बहुत हेल्प करेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, Tier 2 Tier 3 में या फिर और भी गांव में चले जाओ, शॉप्स बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं। हाँ। और अगर आपको रात में एमरजेंसी में वहाँ पे चाहिए मेडिसिन चाहिए, अच्छा मेडिसिन चाहिए, हाँ मेडिसिन चाहिए, तो आप कैसे लेंगे? अगर आपको अपने दोस्तों के थ्रू उस मेडिकल वाले का डायरेक्ट नंबर मिल जाए और जब आप उसको फ़ोन करोगे, उसको भी पता होगा कि मेरे किस नेटवर्क के थ्रू फ़ोन आ रहा है, तो वो भी आपका बंदा फ़ोन उठा लेगा, क्योंकि उसके लिए भी ट्रस्ट मैटर करता है। जितनी Tier 2 Tier 3 सिटीज़ है, ये ट्रस्ट पे ही चलती है। यहाँ पे नेटवर्क सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एक फीचर है इस ऐप में जो कि है ईजी डायरेक्टरी ऑफ योर नेटवर्क। एक सर्विस प्रोवाइडर को दिन में बहुत फ़ोन आते हैं, उसको याद थोड़ी रहता कि कब किसने किस टाइम पे फ़ोन किया था, और ये बंदा सच भी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, कि मैं इसको जानता भी हूँ नहीं जानता हूँ। कई बार तो ऐसे फेक बोल देता है कि भाई मैं इसका दोस्त बोल रहा हूँ, ये कर दे। इस ऐप में जब सर्विस प्रोवाइडर के पास फ़ोन जाएगा तो उसको पता चलेगा कि उसके कौन से नेटवर्क के थ्रू ये फ़ोन आया, और उसको एक मेमोरी रहेगी आपकी कि हाँ मैं इनके थ्रू इसको मिला था, तो वो लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी रहती है, जो कि एक हमारे लेगेसी वाले का भी पार्ट है। तो लॉन्ग लास्टिंग मेमोरीज। तो आपके फ़ोन का ही एग्जांपल ले लो, आपने कितने सारे कुक बदले होंगे, कितने सारी मेड बदली होंगी, क्या आपने सबका नंबर सेव कर रखा है? नहीं, हाँ। नहीं कर रखा। तो आपको क्यों करने हैं उनके नंबर सेव? इट इज़ एन ईजी डायरेक्टरी फॉर यू टू कीप योर सर्विस प्रोवाइडर सेपरेट फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ, एंड सेम ऑन द अदर साइड। उनको भी क्यों हर बंदे का नंबर सेव करना है? उनकी भी तो पर्सनल लाइफ है। जो मेन उनके सर्विसेज के नंबर है वो यहाँ से एक्सेस करेंगे, और जो बाकी नंबर है वो अपने पर्सनल उसमें एक्सेस करेंगे। ठीक है, हाँ। वो मतलब जब एक बार सर्विस जम गई तुम्हें परमानेंट करना, तुम उसमें सेव कर सकते हो। तो एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आप किसी होटल में गए, तो जब आप किसी के होटल में जाएंगे तो आप उनका जैसे ही QR कोड स्कैन करेंगे तो एक फीचर है क्विक चेक। क्विक चेक में आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि ये होटल मेरे कौन से नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, मेरा कौन सा दोस्त यहाँ पे स्टे करके गया हुआ है। सिमिलरली होटल वाले को भी पता चल जाएगा कि ये इसका दोस्त है और ये आया है, तो दोनों तरफ से एक ट्रस्ट बिल्ड होएगा। तो आई थिंक ट्रस्ट हमारे कल्चर में ही है, राइट? और वो बहुत मैटर करता है, राइट? तो क्यों ना
उसको हर चीज़ को करने के लिए और हर चीज़ को मतलब चाहे सर्विस देनी हो चाहे जॉब लेनी हो, क्यों ना उसको एक फाउंडेशन ही बना दिया जाए टू गेट एनीथिंग। तो होटल में जैसे कि मुझे पता चलेगा कि मेरी कितने लेवल ऑफ सेपरेशन का बंदा यहाँ पे आया हुआ है, Right. ये क्विक चेक है। ये क्विक चेक है। नाइस, ओके। और सामने वाले को भी पता चलेगा कि ये मेरे कौन से नेटवर्क के थ्रू आया, तो वो उसके हिसाब से ही आपको फिर ट्रीट भी करेगा। जब आपको किसी होटल पर जाना है तो आप उसके रिव्यूज़ पढ़ोगे, तो इतने सारे रिव्यूज़ होते हैं जो कि स्पॉन्सर्ड भी होते हैं और उन्होंने खुद पर्सनली भी डाल रखे होते हैं। लेकिन अगर आप क्विक चेक से इमीडिएटली चेक कर लोगे कि आपका कौन से नेटवर्क के थ्रू ही है या आपका कौन सा दोस्त यहाँ पे आके रुका हुआ है, तो वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा, राइट? वो रिव्यूज़ मैटर नहीं करेंगे। और हमारे प्लेटफॉर्म में रिव्यू सिस्टम है ही नहीं। हमारे प्लेटफॉर्म में सिर्फ फीडबैक सिस्टम है। और जो कि 1-on-1 पर्सनलाइज फीडबैक होता है, जो कि किसी तीसरे बंदे को दिखता भी नहीं है। तो ना आप यहाँ पे फेक रिव्यूज़ डाल सकते हो, ना आप कुछ कर सकते हो। आप जो भी रिकमेंड करोगे वो आपके दोस्तों को ही दिखने वाला है और किसी को नहीं दिखेगा। सोशल मीडिया और जितने भी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे रिव्यूज़ डलते हैं, या फिर इन जनरल सोशल मीडिया की भी बात कर ली जाए, सोशल मीडिया लोगों को दूर कर रही है, राइट? न्यूक्लियर होता जा रहा है सब कुछ। दूर कर रही है, as in इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर। न्यूक्लियर होता जा रहा है कि जैसे पहले क्या होता था, फैमिलीज साथ में रहती थी, अब क्या है, सब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। और अब जो जेनजीज चल रहे हैं ये और ज़्यादा इंडिविजुअल रहना पसंद करते हैं। प्राइवेसी सबसे ऊपर हो गई है सबकी, जो कि गलत नहीं है। प्राइवेसी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बट सोशल मीडिया एक तरीके से लोगों को दूर कर रहा है। जो पहले इतने बड़े बड़े सर्कल होते थे, अब वो छोटे छोटे सर्कल्स रह गए हैं। हम चाहते हैं कि इस ऐप के थ्रू वो जो सोशल मीडिया के थ्रू लोग दूर हो रहे हैं वो वापस आएँ थ्रू द ट्रस्ट, जिसमें लोग एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं और उसके थ्रू वो अपनी बॉन्डिंग इंक्रीज करें। मान लो कोई बंदा मुझे पसंद नहीं है, उसने किसी को रिव्यू दे रखा है, मेरा पर्सनल उससे खुंदक है, तो वो तो लिटरली एक होटल को लेके डूब सकता है कि मैं कभी जाऊंगा ही नहीं भाई, ये तो हमेशा बेकार जगह ही रुकवाता है। तो उसका उसने जो फीडबैक लिखा हुआ है, तुम कह रहे हो वो हमें दिखता नहीं है। वो सिर्फ मतलब अगर आपके दोस्त ने कोई फीडबैक दिया है तो वो दोस्तों को ही दिख रहा है। हाँ, वो ग्लोबली नहीं दिख रहा है। कंटेंट भी दिखेगा ना कि उसने क्या लिखा है उसके बारे में। अभी इनिशियली हमने ऐसा रखा हुआ है कि हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया हुआ, बहुत ही क्यूरेटेड फीडबैक्स हैं कि येस नो येस नो येस नो, ताकि इजीली आप फटाफट, कोई पॉइंट नहीं अगर आप 50 लाइन का फीडबैक पढ़ रहे हो, जब आपको 2 सेकंड में समझ आ सकता है फीडबैक। ठीक है, तो ऑप्शन देने ही नहीं है, तो ऑप्शन देना ही नहीं है। इसलिए भी नहीं देना क्योंकि जैसे ही ऑप्शन देंगे लोग गांजा बेचना शुरू कर देंगे कि यहाँ पे गांजा अच्छा मिलता है। हाँ। मस्त लग रहा है तो सुन के, मतलब उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे ये है कि ना बहुत बड़ा टैबू होता है कि सर्टेन कॉलेजेस के लोग ही अपना स्टार्टअप खोलते हैं, सर्टेन जगहों से आए लोग ही अपना CEO बनते हैं। और बहुत सही है यार, तेरा बैकग्राउंड में तू जहाँ से आया है, हासी नाम है ना, वहाँ से दिल्ली, उसके बाद IP से, इन्फो से खुद सीख के ये चीज़ बनाई, और जो इंटरेस्टिंग भी लग रही है, समझ भी आ रही है ईजिली। तो मैं चाहता हूँ यार बड़े से बड़ी हो, आई प्रे ऑल द बेस्ट, तेरी कंपनी बड़ी से बड़ी हो, और फिर जब मेरा काम कुछ ना चल रहा हो तो मैं उसमें एक ऐसी जॉब ले लूँ कि जिसमें वर्क प्रोफाइल में कुछ ना लिखा हो और पे पैकेज 7-8 फिगर्स हो, मैं बैठा रहूँ और सारे एम्प्लॉयज मेरे से चिढ़ते हो कि ये पाजी करते क्या है, रोज सुबह आ जाते हैं, हमारे पैसे इनके पास क्यों जा रहे हैं। आई होप ऐसा हो, और कंग्रेचुलेशन यार। थैंक यू। थोड़ा दूर से